हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 यानी कि यूपी बोर्ड क्लास 10th के 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए हम लोग मॉडल पेपर लेके आए हैं, या आप कह सकते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर लेके आए हुए हैं। और इस पेपर में जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। और ये पेपर बिल्कुल उसी प्रकार से है जिस प्रकार आपके बोर्ड का पेपर आता है, सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड का आएगा। इस बातों को ध्यान रखिएगा, तो ध्यान से इस पेपर को हल कीजिएगा। और मैं आप सभी से कहूँगा कि प्लीज़ टाइम निकाल कर इस पेपर के क्वेश्चंस का आंसर लिखिएगा। एकदम 3 घंटे टाइम निकाल कर इसको लिखिएगा और चेक कीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। सबसे पहले बच्चों ये पेपर प्रोवाइड किया गया है मनीष पाल द्वारा, तो इसलिए इस बार फिर से हम बच्चों के बारे क्या बोलेंगे, इस बच्चे को हम सभी मिलकर एक बार थैंक्स बोलेंगे। आप सभी भी कमेंट करके इस बच्चों को थैंक्स जरूर बोलेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा पेपर है ये और इसी बच्चे की वजह से हम सभी को ये पेपर मिल पा रहा है। चलिए बच्चों, तो उससे पहले देखिए, जो मैं एक बात बता देता हूँ आप लोगों को, जो चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई गई है सारी चीज़ें उसी से आई हैं। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि देखिए हिंदी में भी है क्वेश्चंस और इंग्लिश में भी है। ऐसा ही आपके बोर्ड में भी पेपर आता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में चीज़ें रहती हैं। लेकिन बच्चा, अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक आपकी पढ़ाई रुकी हुई है, नहीं अच्छी कर पा रहे, तो बच्चे हमारे चैनल पर क्लास 10th और 12th की पढ़ाई बिल्कुल फ्री में होती है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर व्हाट्सअप नंबर से जुड़ जाना होगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग पेपर को देखना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा अब हमेशा का पेपर होता है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, सेम टू सेम वैसा ही है। 3 खंड होते हैं साइंस के पेपर में, एक खंड क, ख और ग। खंड क रहता है सर फिजिक्स का, और खंड ख रहता है सर केमिस्ट्री का, और खंड ग रहता है सर बायोलॉजी का। तीनों में 4-4 बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं और सेम इस प्रकार भी आपका वैसा ही पेपर रखा गया है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ये बच्चों अगर आप लोग को याद होगा तो जो हम लोग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं उस क्लास में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सेम टू सेम किया था कि नहीं किया था? जी सर, बिल्कुल किया था। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है बच्चों, उत्तल और अवतल लेंस से पूछा गया है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट आते हैं हम। ये हमारे 2 बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए और आगे के क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पश्चिमाभि, ये देखिए उससे आया हुआ है नेत्र से, ठीक है, और परितारिका द्वारा। तो बहुत ईजी है बच्चों, ये नेत्र पढ़ाते समय आप लोगों को बताया गया था। थोड़ा सा भी अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोग को ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहा होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर घ की। निम्न में से कौन सा पद वैद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। कौन सा पद इसमें से वैद्युत शक्ति को निरूपित नहीं कर रहा है। और आप लोग याद करिए कि हम लोगों ने जो वैद्युत शक्ति के सारे फॉर्मूले आपको मैंने निकालने भी सिखाए थे, उसके लिए बस क्या चाहिए, ओम का नियम आपको बस याद है, तो वहां से हम सारे फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। ठीक है, वहां से हम क्या निकाल सकते हैं सर, सारे फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। तो इसमें से देख लीजिए कौन सा अब उसको फॉलो नहीं कर रहा है, जो नहीं कर रहा है वो हमारा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत 3 फॉलो कर रहे हैं और 1 फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये हमारे 4 बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए बच्चों फिजिक्स के, और देख सकते हैं जो हमने पढ़ाया था एक भी क्वेश्चन बच्चा ऐसा नहीं है कि उसमें से नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर सोच लीजिए, अब जो बच्चे क्लास कर रहे हैं लाइव वाली वो देख लें, ऐसा ही पेपर आप बोर्ड में ही आएगा। तो ईमानदारी के साथ अगर आप क्लासेस को करेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाले नहीं है। देख लीजिए, हमारा पेपर नहीं कि हमने जो पढ़ाया था वही डाल दिया है, ये भैया मनीष पाल जी ने भेजा है, उनका पेपर है। और देख लीजिए जो क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे वो सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर्स में। चलिए, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1 है, इसका क्या अर्थ है। देख लीजिए, आवर्धन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत सिंपल पूछा गया, क्योंकि 1 नंबर का ही है कि आवर्धन 1 है, तो इसका अर्थ क्या है। ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बताया भी था, ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया भी था, याद कीजिए लाइव क्लासेस में। और हम लोगों ने इसका एक और प्रकार से पढ़ा था कि जब आवर्धन 1 होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये सारी बातें अगर आप याद रखेंगे तो आपको, फिर हम लोग समतल के बारे में भी चर्चा किया था।
ठीक है, तो अगर आपको चीज़ें याद होंगी तो आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, लेकिन जिन्होंने लाइव क्लासेस नहीं की होंगी, जिन्होंने क्लासेस नहीं की होंगी, उनको समस्याएं होंगी। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या में क्या संबंध है? क्या ये क्वेश्चन हम लोगों ने किए? सर इस क्वेश्चन को तो हम लोगों ने बार बार किया, एक भी क्वेश्चन इनके पेपर में अभी तक ऐसा नहीं है जो हम लोगों में से नहीं आया हुआ है। जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी बढ़ा देते हैं तो नेत्र से प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है? नेत्र से प्रतिबिंब की दूरी का क्या होता है? जब हम नेत्र से किसी दूरी का, वस्तु की दूरी का बढ़ा देते हैं, को बढ़ा देते हैं, यहाँ पे को होगा बच्चों, तो नेत्र के प्रतिबिंब दूरी पर क्या होता है? बहुत देखिए सारे क्वेश्चन वहीं से निकल कर आ रहे हैं बच्चों, हमारी क्लासेस में से ही निकल कर आ रहे हैं। तो जिन बच्चों ने भी क्लास की होंगी वहाँ पे उनको कोई दिक्कत होने वाले नहीं है। किसी व्यक्ति को अपनी दूरदृष्टि संशोधित करने के लिए -5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता होती है। अपनी निकट दृष्टि संशोधन करने के लिए उसे +1 क्षमता के लेंस की आवश्यकता होती है। संशोधन करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? देख लीजिए, आपसे ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कितने आसान तरीके से, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया है, डिस्टेंस विजन और नियर विजन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लग रहा है हिंदी वाले में ये ऑप्शन काट दिया है। संशोधित लेंस की आवश्यकता होगी कि फोकस दूरी क्या होगी, यहाँ पे दिया हुआ है, तो लेंस की संशोधित करने वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ये 2 क्वेश्चन है बच्चों, एक तो निकट के लिए, यहाँ पे देखिए दिया है, हिंदी वाले में हटा दिया है शायद, एक निकट के लिए, क्योंकि ये फॉर्मूला आप लोगों में है नहीं, इनको बस ऐड करके निकालना रहता है, लेकिन ये फॉर्मूला क्लास 12th का है, ये क्वेश्चन आधा रह गया है, क्वेश्चन आधा रह गया है, तो इसलिए यहाँ पे 10th वाला ही रहेगा। पहला यहाँ पे आप लिखेंगे निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट दूरी के लिए आप निकालिए निकट दृष्टि दोष के लिए फोकस दूरी, और दूर दृष्टि दोष वाले के लिए फोकस दूरी अलग से निकालेंगे। देखिए 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए 4 नंबर में पूछा भी गया है। नेक्स्ट देखिए, 5 सेमी लंबाई का कोई बिंब 30 सेमी वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने से मतलब क्या है सर? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ठीक है, प्रतिबिंब 5 सेमी लंबाई का, तो यहाँ पे प्रतिबिंब का लंबाई भी ज्ञात करेंगे, और जो वक्रता त्रिज्या दी हुई है इससे हम फोकस दूरी निकाल लेंगे, और वस्तु की दूरी तो हमें दी हुई है। बिंब मतलब होता है वस्तु, बिंब मतलब क्या होता है? वस्तु, तो 1/f वाले फॉर्मूला से हम आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि उत्तल लेंस के सामने बिंब को प्रकाशित केंद्र तथा फोकस के मध्य रखा जाता है तो उस समय बनने वाले प्रतिबिंब के लिए किरण आरेख बनाए। मैंने बोला था ना, लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा दे दिया है। किरण आरेख वाला क्वेश्चन 3 नंबर में दिया हुआ है, 2 नंबर में आता है बच्चों। मैंने जब आपको लेक्चर पढ़ाया था तभी बताया था, एक किरण आरेख बनाने के लिए और फिर उसके गुण लिखने के लिए, और प्रतिबिंब की प्रकृति भी लिखिए। तो ये इन्होंने अधिक नंबर में दे दिया है, 3 नंबर में, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में बच्चों। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, मैंने बार बार कहा है कि एक क्वेश्चन आपके गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए और उसकी प्रकृति लिखने के लिए आएगा ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 2 नंबर का आएगा, ये 3 नंबर इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा नंबर दे दिया। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम से क्या तात्पर्य है? ये कहाँ से आ जा रहा है? देखिए भाई, देख लीजिए, जो बच्चे सोच रहे थे कि सर आप जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें से आएंगे कि नहीं आएंगे, तो इसी पेपर को देखकर आप लोग सोच सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से निकल के आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि फिजिक्स खत्म हो गया, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा भी और है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? दोष के निवारण से क्या प्रकार है? नेत्र की समंजन क्षमता, वर्णता से क्या अभिप्राय है? टिप डी, जरा दृष्टि दोष, दर्पण का सूत्र, स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी। देख लीजिए, मैं कह रहा हूँ फिजिक्स में हम लोगों ने 100% के 100% क्वेश्चन टच किए हैं, जिसमें से 80% क्वेश्चन तो सेम टू सेम है, सेम टू सेम, जिसको कहते हैं ना छापना, वो सेम टू सेम 80% क्वेश्चन फिजिक्स में आए हुए हैं। जबकि टच सारे 100% है, टॉपिक में से पूछा गया है, लेकिन सेम क्वेश्चन जो हम लोगों ने लाइव क्लासेस में किया 80% वही पूछ लिया, 80 से भी ज़्यादा है, लेकिन मैं 80 लेके चल रहा हूँ कि 80% सेम टू सेम वही पूछ लिया, और 20% उसी से रिलेटेड पूछ दिया। तो अगर क्लास आप लोग अच्छे से कर रहे हैं तो फिर कहीं दिक्कत होने वाली आप लोगों को नहीं है। चलिए नेक्स्ट केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान, सर जी बार बार पूछ चुके हैं आप, ये क्या क्या है सर? लेनाइट, हाँ ये ठीक है, सूत्र इसका पूछा है, लेड नाइट्रेट का सूत्र पूछा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है यहीं पे। मुद्रा धातु है, मुद्रा धातु कौन सी है सर? पता चल गया, देख के ही सर पता चल गया मुद्रा धातु कौन सी है। खत्म, इसमें 3 ही दिए हैं, नहीं इसमें 4 होने चाहिए, इसमें भी
चलिए, इसमें 3 ही बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न दिए केमिस्ट्री में, लेकिन 4 यहाँ पर भी होने चाहिए थे। चलिए कोई बात नहीं है, तो 3 इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर आपसे कुछ पूछ दिया है, टमाटर के रस का पीएच मान। ये मैंने आप लोगों को टमाटर के, हल्दी के और उसका और क्या कहते हैं पत्ता गोभी के, रेड कैबेज के जूस का, सारे का पीएच मान आप लोगों को पीडीएफ में भेजा था जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे, तो देख लीजिए उसमें से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। खाने वाले सोडा के 2 उपयोग लिखिए। खाने वाले सोडा के 2 उपयोग हम लोग क्लास करते समय पढ़ लिए थे, और जो मैंने आप लोगों को लवण भेजा था उसमें भी मैंने खाने वाला सोडा और ऐड किया था, याद है कि नहीं याद है? बनाने की विधि से लेकर मैंने सारी चीज़ें आपको भेजी थी खाने वाले सोडा की। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये भी सेम था, इसमें हम लोगों ने आपको बनाने की विधि भी भेजी थी, इसके उपयोग भी भेजे थे, इसके रासायनिक गुण भी भेजे थे। और याद रखिएगा, एक आपको याद रखना होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो महत्वपूर्ण लवण है, जिनके पास भी महत्वपूर्ण लवण वाला पीडीएफ नहीं वो मांग लेंगे। जो हमने आपको महत्वपूर्ण लवण भेजे थे उसमें से एक आएगा बनाने के लिए रासायनिक विधि गुण। यहाँ पर तो छोटा छोटा करके पूछ दिया है, एक बार पूछ दिया आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए, और एक में आपसे पूछ दिया खाने के सोडा का उपयोग। लेकिन ऐसे पूछता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि क्या है वो लिखिए और उसके 2 उपयोग लिखिए, 4 नंबर के क्वेश्चन में आएगा। ऐसे ही आपके खाने का सोडा करके पूछ सकता है, अगर छोटे छोटे पूछता है तब भी आप कर पाएंगे और बड़े पूछता है तब भी आप कर पाएंगे। तो जो मैंने महत्वपूर्ण लवण के पीडीएफ आप लोगों को दिए थे उसको पढ़ लीजिएगा बच्चों। देखिए वहां से 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं, सॉरी 4 नंबर ही नहीं है, विरेंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र, बनाने की विधि लिखिए तथा इसके 2 उपयोग लिख लिए। देख लीजिए बच्चों, देख लीजिए उस जो पीडीएफ मैंने बस आप लोगों को भेजा था महत्वपूर्ण लवण वाला, उसमें से इस पेपर में 8 नंबर का प्रश्न आ गया। उस पीडीएफ में से 8 नंबर का प्रश्न सेम टू सेम आ गया है। तो याद रखिएगा, जो जो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को दे रहा हूं वो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी चीज़ें भेज रहा हूं उसको मजाक न समझिए बच्चों, ईमानदारी के साथ उसको पढ़े। उष्मा छेपी देख सकते हैं, अभी अभी हम लोगों ने अभिक्रिया वाला चैप्टर खत्म किया और मैंने आप लोग क्या बताया था कि एक अभिक्रिया और उसके उदाहरण सहित दीजिए। देख लीजिए अभी अभी कितने दिन हुए सर, कल नहीं परसों हम लोगों ने ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म किया, और सर आपने चिल्ला चिल्ला के ये चीज़ बताई थी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार और एक उदाहरण आएगा। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? जी सर बिल्कुल आया, लेकिन यहाँ पे 4 नंबर में दिया हुआ है, लेकिन मेरे नज़र से 4 नंबर का ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये 4 नंबर में दिया हुआ है। अच्छा 2 बोल दिया ना यहाँ पे, उष्मा छेपी भी बोल दिया, उष्मा शोषी बोल दिया, इसलिए 4 नंबर में दिया है, तो ये 4 नंबर में आ गया भैया। देख लो, कोई बताओ कौन सा इसमें से क्वेश्चन है जो नहीं बताया जा रहा है आप लोगों को। देख लीजिए, तो अभी भी जो बच्चे विश्वास नहीं करते थे, जो बच्चे क्लास नहीं करते थे, वो इस चीज़ को भी देख के समझे। रासायनिक अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है, इसके प्रकारों के एक एक उदाहरण देकर समझाइए। लीजिए भैया, ये तो मतलब गजब बवाल मचा दिया पेपर, ये लग रहा है हमारी लोग का पूरा पेपर वे देख के बना दिया है वीडियो। रासायनिक अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है, इसके प्रकारों का एक एक उदाहरण देकर समझाइए। अब बताइए सर, गुरुकुल का बच्चा रहेगा तो छाप देगा कॉपी में, इतने प्रकार के एग्जामिनर कहेगा सर जी अरे बस कर बच्चा। 7 नंबर का क्वेश्चन लीजिए। अरे भैया, खाने का सोडा बनाने की विधि, प्रमुख गुण। ये देखिए जो हम लोग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन में था वो देखिए, एक यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी देखिए लवण वाले से आ गया, लेकिन इतने नहीं आता है क्योंकि यहाँ पे अर्ली का पेपर है ना, तो क्वेश्चन की कमी है। मैं झूठ क्यों बोल दूँ कि मतलब सारे वहीं से आ जाते हैं, नहीं, आपके 5-6 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा आ गए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गए महत्वपूर्ण लवण वाले से। लेकिन एक आता है कि एक, जैसे यहाँ पे विरंजक चूड़ा है ना, तो विरंजक चूड़ा आ जाएगा या खाने का सोडा आ जाएगा। यहाँ पे बार बार बहुत सारे पूछ दिया, खाने का सोडा का भी यहाँ पे पूछ दिया बनाने के लिए, और विरंजक चूड़ा कोई एक का पूछता है। तो जितना मैंने आप लोगों को भेजा है महत्वपूर्ण लवण वाला, उसमें से कोई एक ही पूछेगा। तो देख लीजिए, केमिस्ट्री का तो भैया सर बात की जाए तो 95% क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 95% क्वेश्चन सेम टू सेम, और 5% जो है वो भी पढ़ा हुआ ही आया है, वो भी बाहर से नहीं आया है, पढ़ा ही हुआ है। लेकिन 95% सेम टू सेम सर जो आप लिखवाए थे वही आ गया। 100% ऐसे तो बोला जाए तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैच कर गए, लेकिन मैं वो मैच नहीं कर रहा हूँ, वो मैं नहीं जोड़ रहा हूँ जो कि क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं लिखवाए थे, बस टॉपिक पढ़े थे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो हम लोगों ने क्वेश्चन छापे थे, वो तो सेम टू सेम छापने वाले क्वेश्चन आ गए। तो बस जो क्वेश्चन भी देखा रहता तो वो पेपर में धुआं करके आ गया रहता। अब आ गई भैया बायो की बारी। अब बायो में आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ। बायो में भी ठीक प्रकार से आपके 4 बहुविकल्पीय प्रश्न मनुष्य के विकृत तंत्र के भाग हैं जो संबोधित करता है, ठीक है। पादप के जाइलम उत्तरदायी है। देखिए बच्चा सही भी मारा है, देख लीजिए। और अच्छा बच्चे ने मैं देखो तो मनुष्य के नर जनन अंग है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बच्चे ने अच्छा पेपर किया हुआ है। चलिए,
मनुष्य के वृक्क तंत्र का भाग है, क्या है? उत्सर्जन का है कि पोषण का है कि श्वसन का है कि परिवहन का है? एकदम सिंपल सा है। पादप में सबको पता है कि नाम से ही क्लियर हो जाता है कि जाइलम जल, अरे बताना नहीं था, चलिए बता दिया गलती से। और फ्लोएम बता दिया तो ये बता दो, फ्लोएम सर फूड का भोजन वाहन। चलिए, मनुष्य नर जनन अंग है, अंडाशय, गर्भाशय, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। बायोगैस में कितनी प्रतिशत मेथेन गैस होती है? भोजन के पाचन में लार की भूमिका क्या है? मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है? मेंडल के प्रभावित नियम को केवल रेखांचित द्वारा प्रदर्शित कीजिए। परिवार नियोजन की स्थायी विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, लिखिए। नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन में क्या अंतर है? मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। परागण किसी, अच्छा देखिए एक बात याद रखिएगा, इसमें से मैं एक दो क्वेश्चन बता दे रहा हूँ जो आपके पेपर में भी 100% आ सकते हैं। एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा ये परागण वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन से, मेंडल वाला नियम वाला, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण और भोजन में क्या भूमिका है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेम टू सेम आपके पेपर में आ सकते हैं। और इसी के साथ बच्चा आपका ये पेपर भी समाप्त हो गया। इसी के साथ आपका कोई क्वेश्चन, मैंने कोई टॉपिक छोड़ नहीं ना दिया? नहीं सर, कोई टॉपिक नहीं छूटा। उत्तल लेंस के सामने प्रतिबिंब के नहीं, सब हमने कवर कर लिया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये था बच्चों आप लोगों के क्लास 10th का मॉडल पेपर, बहुत ही अच्छा पेपर था। आप लोग देखिए और भापिए अपने आप को, आप लोग कितना कर पा रहे हैं। और जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं वो देख लें, कि 100 के 100% क्वेश्चन ऐसे ही बोर्ड में मैच करेंगे। अभी तो हम लोगों ने रिवीजन भी कितनी बार किया है, अभी तो हम लोगों ने सर रिवीजन एक ही बार किया है, बहुत हल्के ही क्वेश्चन किए हैं। और हम लोग का लक्ष्य क्या है कि सर बोर्ड एग्जाम 2023 होने से पहले जो बच्चे श्री गुरुकुल के रहेंगे, जो बच्चे श्री गुरुकुल के रहेंगे वो कितने टाइम्स रिवीजन करेंगे? सर जी पंचकोशी योजना 5 बार। सर जी कितने बार? 5 बार। कौन सी योजना लाएंगे गुरुकुल वाले? सर जी पंचकोशी योजना। और पंचकोशी योजना के बाद से क्या होगा? सर 100% क्वेश्चन जो होगा वो हमारी ही वीडियो से निकल कर आएगा। ठीक है, तो मेहनत कीजिए बच्चों। ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन मैं बता दूं और आप लोग सीरियसली न ले तो काम चल जाएगा, कोई काम नहीं चलने वाला है। दिन बीतते जा रहा है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, आगे के टॉपिक पढ़ने के साथ साथ पीछे का भी उतने ही लगन से रिवीजन करते रहिए। ठीक है, उतनी ही लगन से रिवीजन करते रहिए। और एक बात याद रखिएगा कि श्री गुरुकुल की टीम आपके साथ सदैव रहेगी, कदम से कदम मिलाते हुए। जैसे जैसे एग्जाम निकट आएंगे, जो जो चीज़ें आपको देना है, क्या नहीं देना है, कब कौन कौन से क्वेश्चन देने हैं, सब मिलेगा बच्चों। अगर कोई पेड बैच कहीं लेके पढ़ रहा होगा ना, उससे पूछ लीजिएगा, उससे अपने आप को कंपेयर कर लीजिएगा। हम लोग पेड के भी पेड हैं, हम लोग बस फ्री में नाम है कि हम लोग फ्री में पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बस फ्री में पढ़ाई हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पेड का भी पेड है। यहाँ पे फीस नहीं लगती है, इसका मतलब ये नहीं कि कड़ाई नहीं है, अपने मन से जब मन तब नहीं, पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आके आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो ना कोई फीस लगना है ना कोई पैसा, यहाँ पे लगना है समय। दोगे समय, लगाओगे मन, तो मिलेंगे अच्छे मार्क्स। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।